दोस्तों, मेरा नाम करण है। मैं बिहार के गया जी का रहने वाला हूँ। मेरे पास कुछ कहानियाँ हैं जो मैं चाहूँगा कि महेश सर अपने चैनल पर ज़रूर सुनाएं। और तो और ये सारी कहानियाँ मेरी दादी के साथ घटी गई कहानियाँ हैं। जैसा कि आप जानते ही हो, हमारे बुजुर्गों की आदत होती है खुद से ही कोई भी बात स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन हुआ जब मैं अपनी दादी के साथ बैठा था। एक्चुअली मेरी फैमिली में बहुत लंबे समय से खेती होती आ रही है और अक्सर मेरी दादी उनको संभाला करती थी। और जब सब्जियों का सीजन होता था तो किसान लोग सुबह ही अपने खेतों में 3-4 बजे निकल जाया करते थे। ये बात तब की है जब मेरे पिताजी 12वीं क्लास में थे। उन्होंने बताया कि वो रात चांदनी रात थी। उन्हें लगा कि अभी 4 बज चुके हैं, अब मुझे निकलना चाहिए, क्योंकि सब्जियां तोड़ने के लिए वक्त निकला जा रहा था। साथ ही दोस्तों, हमारा खेत रेलवे ट्रैक के आसपास पड़ता है। तो ठीक मेरी दादी खेत में पहुंची और काम करने लगी। उस वक्त अचानक ही उन्हें थोड़ी देर के बाद एक छोटा पत्थर आकर लगा। दादी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। ऐसा करते करते यकीन मानिए उन्हें 2-3 बार चोट आ गई। शायद अब तक उनको पता चल गया था कि कुछ अलग ही चीज़ है। वो अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने ऐसा दिखाया नहीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने पाया कि दादाजी अपनी लाठी के सहारे खेत की तरफ आ रहे थे। उन्हें देखकर दादी की जान में जान आई। बाकी दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ बिहार में बुजुर्ग लोग भी बहुत गालियाँ दिया करते हैं। अब क्योंकि दादाजी बहुत लेट से आए थे तो उनकी मदद के साथ साथ दादी उनको गाली देने लगी। दादी ने देखा कि दादाजी अपनी पानी की मशीन के सामने एक बड़े से तालाब के आगे नहा रहे थे। दादी को लगा कि सुबह का समय हो रहा है, तो शायद हो सकता है कि दादाजी को वॉशरूम जाना हो, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे 2 घंटे बीत चुके थे। साथ ही साथ दादी का काम भी खत्म हो चुका था। उन्होंने सब्जियों को बास्केट में डाला और दादाजी को आवाज़ देने लगी। वो उनसे मदद मांगना चाह रही थी, लेकिन सामने से दादाजी ने कुछ भी नहीं कहा। दादी को एकदम से गुस्सा आ गया और वो दूर से ही गालियाँ देने लगी। कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी बीवी अकेले काम कर रही है और लाला जी आप ऐसे ही बैठे हुए हो। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद भी दादाजी दादी की मदद करने नहीं आए। एक्चुअली दोस्तों, वो सब्जी की बास्केट ज़्यादा भारी नहीं थी। वो बस यही कोई 20 या 25 किलोग्राम की होगी और उसे उठाना मेरी दादी के लिए नॉर्मल होता था। वो अक्सर इन सब चीज़ों को अकेले ही उठा लिया करती थी, लेकिन इस बार जब वो कोशिश कर रही थी तो यकीन मानिएगा वो बास्केट उनसे हिली तक नहीं। ऐसा लगा मानो जैसे कोई 25 किलो का सीमेंट का कट्टा रख दिया हो। सच कहूँ तो दादी का डर अभी तक गया नहीं था, लेकिन दादाजी भी वहीं थे तो डर थोड़ा कम था। उन्होंने देखा कि मेरे दादाजी अपने खेत की तरफ आ रहे थे। उन्होंने इशारा किया कि इसको अब तो उठाओ। दादी ने एक बार और कोशिश की, लेकिन वो सरप्राइज थी क्योंकि वो उसे हिला तक नहीं पा रही थी। लेकिन दोस्तों, दादी के अंदर इतना गुस्सा था कि उन्होंने पूरी ताकत से उसे उठा ही लिया। उस वक्त दादाजी उन्हें 1 मीटर की दूरी से अपने लाठी के सहारे खड़े देख रहे थे। इसके बाद दोनों अपने घर जाने लगे, पर दादी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। वो सोच रही थी कि कितना ढीठ आदमी है। उन्होंने उस वक्त उनको बहुत गालियां सुनाई। खैर, दादाजी आगे आगे चल रहे थे और दादी उनके पीछे से। उन्होंने अपने सर पर पूरा सामान उठाया हुआ था। वो ठीक जब घर के पास पहुंची तो दादाजी दादी से पीछे हो गए। दादी को लगा कि शायद अब यह आदमी जरूर सिगरेट पिएगा। उस वक्त उन्होंने 2 गालियां और सुनाई और फिर सीधा घर की तरफ चली गई। घर आकर वो सीधा अपने कमरे में गई। जब वो कमरे में पहुंची तो पाया कि दादाजी उनके बेड पर अभी भी लेटे हुए थे और चुपचाप सो रहे थे। दादी ये देखकर थोड़ी सरप्राइज हो गई। उन्होंने तुरंत ही दादाजी को उठाया। दोस्तों, मेरे दादाजी की कलाई पर हमेशा एक रिस्ट वॉच रहती थी। उन्होंने जब टाइम देखा तो उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। दादी उस वक्त इतना डर गई कि सोचने लगी कि जब खेत में वो आदमी आप नहीं थे तो कौन था। दादाजी ने बताया कि वो जरूर हमारी रक्षा करने वाले डाक बाबा या ब्रह्म बाबा होंगे। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद दादी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि दादी जी ने उनको बहुत गालियां सुनाई थी। दोस्तों, ब्रह्म बाबा और डाक बाबा लोकल देवता में गिने जाने वाले होते हैं। पुराने समय में इनकी पूजा यूपी बिहार के लगभग हर गांव में की जाती थी। ये दोनों गांव वालों की रक्षा एक द्वारपाल के रूप में करते थे। पर खैर, उस वक्त दादी को इतना बुरा लगा कि इन्होंने रूम में जाकर बाबा जी से बहुत माफ़ी मांगी। बाकी दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। मेरे पास और भी कहानियां हैं जो कि दादी के साथ ही घटी थी। उनको मैं कभी और सुनाऊंगा।
धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी करण की कहानी। ऐसा कई बार होता है जब इंसान का दिल साफ होता है और कोई मैल नहीं होता, तब अक्सर उनके पूर्वज उनकी मदद को आते हैं। ऐसा मैं नहीं, अक्सर घर के बड़े लोग कहते हैं। बाकी दोस्तों, मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रामजी लोहार है। मैं जिला MP दमोह से हूं। दोस्तों, ये बात है लॉकडाउन के समय की, जब मेरी दादी चाचा के साथ मेरे पापा के बुआ के वहां से लौट रही थी। दादी को रास्ते में वॉशरूम लगी तो उन्होंने मेरे चाचा से बोला कि गाड़ी रोको, मुझे वॉशरूम जाना है। चाचा ने एक कोने में गाड़ी खड़ी की और मेरी दादी वॉशरूम चली गई। दोस्तों, जब दादी वॉशरूम से लौटी तो उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने गलती से बोल दिया कि चलो, पर उन्हें नहीं पता था कि उनने कितनी बड़ी बात बोल दी। इसके बाद जब वो घर पर पहुंचे तो 2-3 दिन तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। हमने उन्हें नॉर्मल डॉक्टर से दिखाया, लेकिन उन्होंने सिर्फ दवाई दी, बोला कि इससे ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब तक दवाई का असर रहता तब तक तो ठीक रहता था, लेकिन फिर बाद में पेट और सर में दर्द होना शुरू हो गया। इसके बाद हमने उन्हें बड़े हॉस्पिटल में भी दिखाया और उन्होंने बताया कि इन्हें कोरोना हो गया है, अब इन्हें बचा पाना बहुत मुश्किल है। मेरे पिताजी और चाचा उन्हें घर ले आए, साथ ही नवरात्रि भी चालू हो गई। दोस्तों, आप सबको एक बात बता दूं कि मैं महादेव और माता रानी का बहुत बड़ा भक्त हूं। मैं नवरात्रि में 9 दिन का उपवास भी रखता हूं। यकीन मानिएगा, नवरात्रि के पहले दिन ही जैसे ही मैं पूजा करने के बाद दादी को प्रसाद देने गया तो उन्होंने अचानक मुझे मना कर दिया कि मुझे नहीं खाना। उन्होंने मुझे लगातार 2-3 दिन तक ऐसे ही रोज मना किया। कहीं ना कहीं मैं समझ चुका था कि आखिर बात क्या है, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें जबरदस्ती प्रसाद खिला दिया। धीरे धीरे 7 दिन निकल गए और 8वें दिन भी जब मैंने यही सब किया तो उन्होंने ना बोल दिया। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं। शाम होते ही मैंने फिर प्रसाद दिया तो उन्होंने फिर से मना कर दिया। मैं जानता था कि वो मना क्यों कर रही हैं, फिर भी मैंने प्रसाद खिला दिया। जैसे ही मैंने प्रसाद खिलाया तो उनके ऊपर माताजी की सवारी आ गई। हमने सबने मिलकर पूछा कि माताजी, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो कि इनकी तबीयत खराब होती जा रही है। हमने सबको दिखा दिया, कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा। दोस्तों, तब जाके माताजी ने बताया कि जब ये बुआ के यहाँ से लौट रही थी तब इनके साथ क्या घटना हुई थी, वो चीज इनके साथ आ गई है। दोस्तों, तब जाकर कहीं माता ने उस जिन को मेरी दादी के शरीर से निकाला। बोली, अब कभी ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा। दोस्तों, सच कहूं, वो तो बहुत अच्छा हुआ कि दादी के ऊपर माता की सवारी आ गई और माता ने मेरी दादी को बचा लिया। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हम अपनी दादी को हमेशा के लिए खो देते। माता की कृपा से आज भी मेरी दादी ठीक है। इसीलिए कहते हैं कभी कभी रास्तों पर सोच समझकर बोलना चाहिए, खासकर सुनसान जगहों पर। और पता नहीं कि आपके बोले गए शब्द कौन सी भला आपके साथ ले आए। बस इतनी ही थी मेरी कहानी, पर मुझे पूरा विश्वास है कि महेश सर इस कहानी को YouTube पर जरूर डालेंगे। और आप सभी को हर हर महादेव, जय मां शारदा की और जय श्री राम। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, अक्सर यही होता है, क्योंकि मैंने इस तरह की कहानी 1-2 लोगों के मुंह से भी सुनी है। कहते हैं कि ऐसे सुनसान रास्ते में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बाकी दोस्तों, आपको उनकी बात में कितनी सच्चाई लगती है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। नमस्कार सर, मैं आपके वीडियोस देखती हूँ YouTube पर, तो ठीक मुझे भी अपनी एक स्टोरी बतानी है जो कि मेरी फैमिली के साथ घटी है। वैसे मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ, बाकी मैं अपना नाम नहीं बता सकती। बात यह है कि जब मैं पैदा ही नहीं हुई थी उससे पहले की बात है, आज से लगभग 20 साल पहले की। ये बात 2004 या शायद उससे भी पहले की है। मेरे एक मामा थे, पूरे खानदान में मामा लोग सबसे बड़े थे, तो उनकी शादी हुई ठीक एक गाँव की लड़की से। हालांकि मेरे मामा लोग शुरू से शहर में रहे थे, बट उनकी शादी गाँव की एक लड़की से हुई जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन गांव की औरतें तेज तरार रहती हैं, वैसे ही वो भी थी। शादी के बाद उस वक्त उनको एक प्रॉब्लम हो गया। उनकी एक किडनी खराब थी, जिसके कारण घर में सब लोग परेशान रहे। उन्हें हर हफ्ते हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। उस वक्त ऐसे ही दौड़ भाग चल रही थी। कुछ महीने ऐसे ही गुजरे और एक समय ऐसा आया कि जिसमें सबको पता चल गया कि अब ये नहीं बचेगी। बात यहाँ तक आ चुकी थी कि उनको खुद को भी नहीं पता चल पाया कि अब वो कुछ दिन की मेहमान है। बस वो
लगातार एक ही बात बोलती थी कि मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मैं अपने पति को किसी का नहीं होने दूंगी। ये सिर्फ मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। दोस्तों, ये सब बातें होने के बाद कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। उसके 1 साल बाद घर वालों ने सोचा कि लड़का कब तक ऐसे रहेगा, एक काम करते हैं, इसकी शादी करवा देते हैं। हुआ भी यही, उनकी दूसरी शादी करवा दी गई। उनकी वाइफ एकदम पढ़ी लिखी, सीधी सादी सी आई, शांत स्वभाव की। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। लेकिन दोस्तों, एक अजीब सी बात हुई कि अचानक से उनको भी सेम किडनी वाला प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। धीरे धीरे उनकी भी मौत हो गई। बड़ा अजीब था, क्योंकि इसी तरह की मौत उनकी पहली पत्नी की भी हुई थी। लेकिन दोस्तों, जब पूछताछ की गई तो पंडित से पूछने पर उन्होंने बताया कि ये सब कुछ उनकी पहली पत्नी ने ही किया है। आप लोग अपना घर बंधवा दीजिए, नहीं तो बहुत संकट हो जाएगा। दोस्तों, उनकी ये बात सुनने के बाद नाना नानी ने तुरंत ही अपना घर बंधवाया, क्योंकि पंडित की बात ना मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। हालात कुछ ऐसे बने कि सब के सब डरे डरे रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल हुआ। पर कहीं ना कहीं मामा की तीसरी शादी के बारे में सोचा गया। दोस्तों, तीसरी शादी वाली लड़की थोड़े गरीब परिवार से थी। बस एक यही कारण था कि उनकी तीसरी शादी हो गई। खैर, विदाई के वक्त जब वो गाड़ी में वापस आ रही थी तो अचानक उनकी तबीयत रास्ते में ही खराब हो गई। वो बहुत बीमार पड़ गई। उस वक्त उनको तुरंत मंदिर ले जाया गया, पूजा पाठ हुई, उनके शरीर पर रक्षा के लिए कुछ धागे वगैरह बांधे गए। कहीं ना कहीं तब जाके वो बच पाई। इसके बाद उन्हें घर लेकर आया गया। दोस्तों, घर बंधा हुआ था तो ठीक मामी की आत्मा उस घर के अंदर नहीं आ पा रही थी। लेकिन मामा तो घर से निकलते थे। अब वो मामी को छोड़ के मामा के पीछे पड़ गए। उन्होंने मामा को इस कदर बीमार कर दिया कि वो भी बीमारी से मरने जैसे हो गए थे। सबने उम्मीदें छोड़ दी थी। शहर के बड़े बड़े हॉस्पिटल में चेक करवाया, उनके ऊपर कई पैसे लगाए और तो और कई पंडितों को भी दिखाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद कहीं जाके एक विद्वान पंडित मिले, फिर उनको दिखाया गया। तब जाकर कहीं वो अभी कुछ साल पहले ठीक हुए। दोस्तों, लेकिन उनकी पूरी बॉडी गल गई थी। वो एक तरह से बीमार से हो गए थे। वो हमेशा बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। लेकिन उनकी सबसे पहले वाली बीवी, वो उन्हें कुछ नहीं कर पा रही थी। इसके बाद जब वो मामा मामी को कुछ नहीं कर पाई तो वो फिर हमारे घर में आ गई। रात को वॉशरूम जाने पर वो हमें खड़ी हुई दिखाई देती थी। वो लगातार हमें घूरते रहती थी। हम लोगों ने तुरंत घर में पूजा करवाई और सबको बताया। दोस्तों, इस बात को 3 साल हो चुके हैं। मामा के 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का और एक लड़की। वो सब के सब अब खुशी से हैं। बस दोस्तों, ये कहानी इतनी सी ही थी। न जाने कितना समय लग गया इन सब चीज़ों को ठीक होने में। धन्यवाद। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आशु है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं और मेरी फैमिली दिल्ली में रहते हैं। बात तब की है जब मैं 17 साल का था। एक दिन मैं गांव में दोस्तों के साथ जंगलों में घूम रहा था। घूमते घूमते मैं और मेरा एक दोस्त मस्ती मजाक कर रहे थे। उस वक्त मेरा एक दोस्त दूसरे दोस्त को डराने के लिए भाग रहा था। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही होंगे कि हमारे उत्तराखंड में जंगलों में घूमते घूमते अगर कोई इंसान डर जाता है तो उसको भूत चढ़ जाता है, वो भी मरे हुए इंसान का। ठीक मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं छोटा था तो डर गया। फिर घर पहुंचा तो सब कुछ ठीक था, पर रात में अचानक मुझे फीवर हो गया। यकीन कीजिए, वो फीवर देखते ही देखते बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उस वक्त हमारे गांव के एक पुराने आदमी थे। उन्होंने मुझे चेक किया और फिर मुझे विभूति लगाई। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी मैं ठीक नहीं हो रहा था। इसके बाद मेरी माँ ने मुझे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मेरी हालत में कोई सुधार नहीं आया। जैसे तैसे मुझे नींद आई। रात को तकरीबन 12 बजे के करीब मेरी नींद हल्की हल्की खुलने लगी, और जब मेरी आंखें खुल रही थी तो मेरी आंखों के सामने मुझे एक बाबा दिखाई दिए। सच कहूँ तो उनकी शक्ल में आज भी याद करता हूँ तो मेरे शरीर कांपने लगता है। उनका फेस कुछ इस तरीके का था जैसे कोई अघोरी हो। उनके पूरे फेस पे भभूति लगी हुई थी। जब धीरे धीरे मेरी आंखें पूरी खुली तो वो गायब हो गए। इसके अगले दिन मैं अपनी बड़ी मम्मी के साथ खाना खा रहा था। उस वक्त अचानक से मेरी बड़ी मम्मी ने मेरी ओर देखा। न जाने उस वक्त उन्हें क्या हुआ, वो मुझे देखकर चिल्लाने लगी और मैं अचानक से डर गया। इसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर कुछ करके चावल फेंक दिए। तब जाकर दोस्तों कहीं मैं ठीक हो पाया। साथ ही दोस्तों, ये गांव की कहानियां हैं। कोई भी गांव वाला आपको इस बारे में ज़रूर बता देगा। धन्यवाद।
आइए दोस्तों, चलते हैं अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, मैं अपना नाम तो नहीं बताना चाहता, लेकिन ये बात 2017 से चालू हुई थी। मैं लखनऊ से बरेली शादी में गया था और वहाँ मैंने बहुत मज़े करे। फिर उसके बाद 2021 में मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। देखते देखते मैं इतना बीमार हो गया कि मुझे 4 बार हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। दूसरी तरफ डॉक्टर को भी नहीं समझ आ रहा था कि मुझे आखिर हुआ क्या है। लेकिन एक रात, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि उस रात मेरे अंदर एक आत्मा आई थी। उसने मेरे घर वालों से कहा कि मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगी। वो एक लड़की की आत्मा थी। वो मुझसे बुरे बुरे काम करवा रही थी। वो रात भर मेरे शरीर में रही और फिर सुबह होते ही चली गई। दोस्तों, पूरे परिवार ने जी जान लगा दी उसको मेरे शरीर से भगाने के लिए। यकीन मानिए, पूरे 3 महीने मेरी तबीयत खराब रही, लेकिन एक रात वो फिर आई। उसने कहा कि तुम लोगों ने बहुत कोशिश कर ली और अब मैं जा रही हूँ। सच कहूँ तो इसके बाद मुझे 3 दिन तक होश नहीं आया। मैं आईसीयू में एडमिट था। लेकिन दोस्तों, मैं धीरे धीरे ठीक तो हो गया, लेकिन आज भी मेरे साथ पैरानॉर्मल चीज़ें होती है जो कि अक्सर मेरे ख्वाबों में आती रहती है। मुझे उम्मीद है मेरी कहानी भले ही छोटी हो, लेकिन आप इसे ज़रूर सुनाएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, देखा आपने, इस तरह की कई कहानियां भी होती हैं जो होती तो छोटी हैं, लेकिन बड़े ही अचंभे में डाल देती हैं। पर खैर, मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, एक किस्सा मेरे पिताजी के साथ हुआ था। पिताजी एक दिन दारू पीकर घर आ रहे थे। रास्ते में उन्हें गुलाब का फूल मिला। पिताजी उस फूल को उठा लाए। उन्होंने सोचा कि माँ को दूंगा। घर पहुंचकर उन्होंने वो फूल माँ को दिया। माँ ने मना कर दिया, कहा कि कहाँ से उठा के लाए हैं। फिर माँ ने उस फूल को ले जाकर ताक में रख दिया। माँ भूल चुकी थी कि उस फूल को माँ ने ताक में रखा है। इसके बाद सब लोग खाना खाकर सो गए। सोते वक्त माँ को एक सपना आया। एक बच्ची माँ को बोल रही थी कि मेरा फूल मुझे वापस दे। माँ ने सपनों में कहा कि मेरे पास कोई फूल नहीं है। वो ठीक सपने में माँ के बाल खींचने लगी। माँ की नींद अचानक से खुल गई। तब जाकर माँ को याद आया कि हाँ, एक फूल तो लाए थे। माँ ने उस फूल को उठाकर घर के बाहर रख दिया। इसके बाद कहीं जाकर माँ की जान बच पाई। बाकी दोस्तों, ले चलता हूँ आपको हमारी आज की इसी के साथ आखिरी कहानी की तरफ। आओ सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश आर्य जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वह हमारी हर कहानी को आप तक जरूर पहुँचाते हैं। इसी के साथ मेरा नाम दानिश है। मैं उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी गांव बहरौली का रहने वाला हूँ। मैं अपने साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में आप सबको बताना चाहता हूँ। मेरा गांव मेन रोड से 2 किलोमीटर दूर है, जो एक सन्नाटे हुए जंगलों के बीच है। जंगलों के बीच से होकर जाता है। वहां से गांव तक पैदल ही रास्ता तय करना पड़ता है। एक दिन की बात है, मैं एक दिन लखनऊ किसी काम से गया था। उस दिन अचानक से मेरी बाइक लखनऊ में खराब हो गई, जिसके बाद मुझे टैक्सी से ही आना पड़ा। उस दिन तकरीबन रात के 11 बज रहे थे। अब मुझे अपने गांव 2 किलोमीटर पैदल जाना था। मैं ठीक अपना हेडफोन लगाकर जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मुझे कुछ हलचल सी महसूस हुई। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे साथ साथ मेरे पीछे चल रहा है। मैंने अपना हेडफोन निकालकर अचानक पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। एक बार को तो मुझे मेरा वहम भी लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में अचानक किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज दी। मैंने चारों ओर देखा, पर वहां कोई भी नहीं दिखा। अब तो मुझे डर सा लगने लगा था। कुछ दूर चलने के बाद फिर से किसी ने मुझे आवाज दी। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो मुझे सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी दिखाई थी। मैंने अपने फोन की टॉर्च से फ्लैश लाइट ऑन की तो देखा कि वो उल्टी खड़ी थी। उसी वक्त मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर मेरी तरफ थे। मैं तुरंत ही समझ गया कि ये कोई चुड़ैल है। यकीन मानिए, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैं जैसे तैसे वहां से अपने घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही मैंने सारी बात बताई तो मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि वहां पर एक चुड़ैल का वास है, जो कि किसी को ही नजर आती है। यकीन मानिए, उसके बाद से मैं कभी देर रात से घर नहीं आया। मेरे गांव में बहुत सी घटनाएं घटी हैं, जो कि मैं जल्द ही आपको जरूर सुनाऊंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की सारी कहानियां। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानियां जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानियां जरा सी भी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट्स तो जरूर ही कीजिएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स को लाइक करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी मिलता हूं आपसे। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं। बाय बाय।